अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12A का क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 12 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 का इमेज सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है जिसमें इसकी स्टेटमेंट और दोनों पार्ट्स मेंशन्ड है। पहले हम स्टेटमेंट को रीड करेंगे, समझेंगे, फिर ए पार्ट से स्टार्ट लेंगे। तो स्टेटमेंट में मेंशन्ड है फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। तो आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 के ए और बी पार्ट में दो डिफरेंट ट्राइंगल्स दिए गए हैं, आपने इन ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड आउट करके दिखाना है। अब सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि एरिया कहते किसको हैं। तो अगर आप देखें इन दोनों ज्योमेट्रिकल फिगर में जो कि हमारे पास ट्राइंगल्स हैं, इन बाउंड्रीज के इनसाइड जितना जितना रीजन आता है उन्हीं को हम एरियाज बोलते हैं। जैसे आपके पास कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर हो, उसकी बाउंड्रीज के इनसाइड जो रीजन होगा वही उसके एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जैसे इस फर्स्ट वाले ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल की जो बाउंड्रीज हैं, इसके जो दरमियान जी सारा का सारा रीजन है, ये इसके एरिया को रिप्रेजेंट करता है। इस सेकंड वाले ट्राइंगल में इन बाउंड्रीज के दरमियान जो इतना रीजन है, ये इनके एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली यही एरिया आपने फाइंड आउट करके दिखाना है। अब हम स्टार्ट ले लेते हैं ए पार्ट से। तो अगर आपने किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला आना चाहिए। ये फॉर्मूला ही आपको हेल्प करेगा किसी भी ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करने में। तो वही फॉर्मूला सबसे पहले मैं यहां पे लिखूंगा। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। आपने किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना हो तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है और वो चीज इंपॉर्टेंट ये है कि बेस किसको बोलते हैं और किसी भी ट्राइंगल की हाइट किसको कहा जाता है, ये हमने समझना है। तो इसको समझने के लिए जैसे ए पार्ट में जो हमारे पास ट्राइंगल गिवन है, मैं इसके यहां पर वर्टिसेस मेंशन कर देता हूं। लेट्स से ये इसका एक वर्टेक्स ए है, ये इसका एक वर्टेक्स बी है और ये इसका एक वर्टेक्स सी है। जहां पर भी दो साइड्स एक दूसरे को आके मिलती हैं या दो लाइन सेगमेंट एक दूसरे को आके मिलती हैं, वहीं पर वर्टेक्स बनता है, उसी को वर्टेक्स कहते हैं। तो मैंने जस्ट समझाने के लिए यहां पर ये ए बी और सी वर्टेक्सेस लिख दिए यहां पर, ठीक है। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि किसी ट्राइंगल की हाइट क्या होती है। तो अगर किसी भी ट्राइंगल में किसी एक वर्टेक्स से उसकी ऑपोजिट साइड्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो उस परपेंडिकुलर को उस ट्राइंगल की हाइट कहा जाता है। परपेंडिकुलर क्या होता है? एक ऐसी लाइन या एक ऐसी लाइन सेगमेंट आप कह लें जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाती है किसी और लाइन सेगमेंट या आप कह लें किसी साइड से। जैसे आप मिसाल के तौर पर देखें, इस ट्राइंगल में ये सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, किस साइड के ऊपर? इसके बिल्कुल ऑपोजिट आने वाली साइड ए बी के ऊपर। परपेंडिकुलर क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यहां पर देखें ये स्क्वायर बॉक्स टाइप सिंबल बना हुआ है, जिसका मतलब है यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। परपेंडिकुलर बोलते ही कि उसको है कि जब कोई लाइन सेगमेंट या लाइन किसी दूसरी लाइन या लाइन सेगमेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही हो। तो अगर आप किसी भी ट्राइंगल में किसी एक वर्टेक्स से इस तरह का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उसकी ऑपोजिट साइड पर, तो ये जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया होगा यही उस ट्राइंगल की क्या कहलाएगी? हाइट कहलाएगी। तो इस ट्राइंगल में इस सी वर्टेक्स से जो ऑपोजिट साइड ए बी के ऊपर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ये लेंथ ड्रॉ की गई है जो कि 4.2 सेंटीमीटर है, यही इस ट्राइंगल की हाइट है। अब ये परपेंडिकुलर जिस साइड पर फॉल कर रहा होगा, या आप कह लें जिस वर्टेक्स से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया उस वर्टेक्स के जो एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड होगी, जो कि हमारे केस में यहाँ पर ए बी है, उसी ऑपोजिट साइड को हम उस ट्राइंगल की बेस बोला करेंगे। तो यहाँ पर इस ट्राइंगल की जो बेस है वो 1.5 सेंटीमीटर है। तो परपेंडिकुलर लेंथ हमेशा ट्राइंगल की हाइट होगी और वो परपेंडिकुलर जिस साइड पर फॉल कर रहा होगा वही साइड हमेशा उस ट्राइंगल की बेस होगी। तो हम इस चीज़ को यहाँ पर मेंशन भी कर लेते हैं कि हमारे पास जो सिनेरियो है इसमें जो बेस हमारे पास गिवन है वो है 1.5 सेंटीमीटर और जो हमारे पास ये परपेंडिकुलर लेंथ है यानी जो ट्राइंगल की हाइट कहलाती है वो है 4.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मेंशन कर लेंगे कि जो हमारे पास हाइट गिवन है वो कितनी है? वो है 4.2 सेंटीमीटर। तो आपने बेस और हाइट को पहले पहचान लेना है, उसके बाद आपने क्वेश्चन को करना है। अब हमें पता चल गया हमारे ट्राइंगल की बेस क्या है, हाइट क्या है। अब हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे और आसानी से एरिया ऑफ ट्राइंगल बता देंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि हमारे पास एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? ऊपर वाला ही फॉर्मूला है,
यानी 1/2 तो वैसे का वैसे ही लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई का साइन, बेस हमारे पास गिवन है 1.5 तो आप यहाँ पे लिख लें 1.5 मल्टीप्लाई बाय हाइट हमारे पास गिवन है 4.2 तो आप यहाँ पे लिख लें 4.2। अब ये तीनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनमें अगर कैंसिलेशन हो सकती है आप कैंसिलेशन कर दें ताकि चीज़ें आसान हो जाएं। तो देखें 2 1 टाइम्स कितना होता है 2, और 2 को अगर आप 2.1 से करेंगे तो 4.2 आता है। बहुत आसान है, देखें 2 टाइम्स 4 होता है, डेसिमल वैसे का वैसे ही, 2 1 टाइम्स 2 होता है तो यहाँ पर 1, तो यानी 2 को 2.1 से मल्टीप्लाई कर लें तो 4.2 आता है। अब यहाँ पे ये 1/1 बच गया, 1/1 का मतलब होता है 1 को आप लिख लें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है, तो मैं नहीं लिख रहा क्योंकि 1 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई हो उसके कोई आंसर में चेंज नहीं डालता दूसरे नंबर के, तो इसलिए 1/1 को आप यहाँ पर इग्नोर कर दें। जस्ट आपके पास क्या बच गया 1.5 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या बच गया 2.1। अब आपने जस्ट इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाना है। अब आप जिस तरह मर्जी इसको मल्टीप्लाई करवा दें, कैलकुलेटर की मदद से कर लें, डेसिमल रिमूव करके कर लें, या मैनुअल तरीके से मल्टीप्लाई कर दें, इसका आंसर आ जाएगा। तो मैं मैनुअली यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। तो आप एक तरफ लिखेंगे 1.1 और दूसरे नीचे इसके लिख देंगे 2.1। इनको सिंपल हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं आसानी के लिए। तो आप किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, आपको चीज़ें आती हैं। पहले 1 को 5 से, 1 5 टाइम्स 5, फिर 1 को 1 से, 1 1 टाइम्स 1। अब यहाँ पे एक मल्टीप्लाई का सिंबल। अब 2 को 5 से, 2 5 टाइम्स कितना आपके पास होता है, वो होता है 10, तो 10 का 0 यहाँ पर आएगा और 1 यहाँ पर चला जाएगा। अब 2 को 1 टाइम्स करेंगे तो 2 और ऊपर वाला 1 ऐड कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा 3। अब ये जो आपके पास वैल्यूज़ ऊपर नीचे लिखी हुई है इनको आप ऐड कर देंगे, 5 के नीचे कुछ नहीं है, ये 5 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 1 + 0 1 ही होता है और ये 3 वैसे का वैसे ही। अब रह गई बात डेसिमल की कि डेसिमल कहाँ पर लगाएं। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में आपको पता है कि आपको पहले ये देखना पड़ता है कि आपके जो दोनों नंबर्स लिखे हुए हैं उसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं। जैसे जो सबसे ऊपर नंबर लिखा हुआ है इसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट आ रहा है तो आप यहाँ पे 1 लिख लें। दूसरा नंबर में डेसिमल के बाद भी 1 डिजिट है तो इसके भी आगे यहाँ पर 1 लिख लें। इन दोनों को आप ऐड करें क्योंकि जितने डिजिट्स होते हैं उनकी क्वांटिटी यहाँ पे लिखी होती है, इनको ऐड करना होता है। तो 1 + 1 कितना आता है 2। तो ये 2 आपको ये बताता है कि आपका जो ये फाइनल आंसर आया हुआ है नीचे, इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स होने चाहिए, डेसिमल ऐसी जगह लगाना है। तो आप डेसिमल जाहिर बात है 3 के आगे लगाएंगे तो तभी इसके आगे 2 डिजिट्स आएंगे, यानी इस आंसर इसका पूरा आंसर आएगा 1.5 का 2.1 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3.15। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3.15 क्योंकि ये एरिया है, एरिया स्क्वायर्स में होता है। यहाँ पे जो डिमेंशंस गिवन है वो सेंटीमीटर्स में है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने फर्स्ट पार्ट में एरिया फाइंड आउट कर लिया, तो पहले वाले ट्राइंगल का एरिया बनता है 3.15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद है आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर बी को। तो देखिए पार्ट नंबर बी में जो आपके पास ट्राइंगल गिवन है इसमें भी मैं वर्टिसेस खुद से मेंशन कर रहा हूं समझाने के लिए। लेट्स से ये एक वर्टेक्स ए है, ये एक वर्टेक्स बी है और ये एक वर्टेक्स सी है। तो आपको इस ट्राइंगल का भी एरिया ही फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब इसके लिए भी सेम फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो यहाँ पर भी आपको ढूंढना पड़ेगा कि इस ट्राइंगल की बेस क्या है और इस ट्राइंगल की हाइट क्या है। तो मैंने आपको अभी ए पार्ट में समझाया है कि ट्राइंगल की हाइट किसको बोलते हैं, कि जब भी ट्राइंगल में किसी एक वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है उसके ऑपोजिट साइड के ऊपर, तो उसी परपेंडिकुलर लेंथ को हम ट्राइंगल की हाइट बोलते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर जहाँ पे मैंने सी लिखा हुआ है इसी से एक बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, किस साइड के ऊपर, ए बी साइड के ऊपर, जो इस सी वर्टेक्स के एग्जैक्टली ऑपोजिट बनती है। तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया होगा जो कि डॉटेड लाइन से यहाँ पे शो किया गया है, इसको बोलेंगे इस ट्राइंगल की हाइट, और वो उन्होंने दी हुई है 4.5 सेंटीमीटर। और ये परपेंडिकुलर लेंथ जिस साइड पर फॉल करेगी, ये परपेंडिकुलर जिस साइड के ऊपर फॉल कर रहा होगा वो होगी बेस। तो ये ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर फॉल कर रहा है तो ये ए बी क्या होगी बेस, और वो कितनी गिवन है, वो गिवन है 6 सेंटीमीटर। याद रखिएगा परपेंडिकुलर का मतलब होता है एक ऐसी लाइन सेगमेंट या एक ऐसी लाइन जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाए किसी और लाइन सेगमेंट या लाइन के साथ या साइड के साथ भी समझने के लिए कह सकते हैं। तो यहां पर आपके पास इस ट्राइंगल में बेस कितनी मौजूद है, वो है 6 सेंटीमीटर क्योंकि परपेंडिकुलर उस पर ही फॉल कर रहा है, और हाइट आपके पास यानी जो परपेंडिकुलर है वो कितना है, वो है 4.5 सेंटीमीटर, यानी इसको हाइट बोलेंगे, परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। तो इस ट्राइंगल की जो हाइट है यानी इसकी परपेंडिकुलर लेंथ वो है 4.5 सेंटीमीटर। अब ये दोनों वैल्यूज़ आप ऊपर अपने एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो आपको इस ट्राइंगल का एरिया पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस, बेस आपको गिवन है 6, आप यहाँ पे लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट आपको गिवन है 4.5, इस तरीके से। अब आप इनको सॉल्व कर लें, सारी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है, इनमें कैंसिलेशन होती है तो कर दें। तो 2 1 टाइम्स 2 होता है,
और 2 3 टाइम्स कितना होता है 6 होता है। तो देखिए यहाँ पे 1 और 1 एक तरह कट जाएंगे, 1/1 का मतलब वैसे होता भी 1 ही है, 1 किसी से भी मल्टीप्लाई हो उस दूसरे नंबर में कोई फर्क नहीं डालता, तो इसलिए आप इस 1 को लिख लें यहाँ पर तो भी ठीक है, ना लिखे तो भी ठीक है। तो मैं जस्ट क्या लिखूंगा यहाँ पर 3 आगे मल्टीप्लाई का साइन और जस्ट क्या लिखूंगा 4.5 इस तरीके से। अब आपने जस्ट 4.5 और 3 को मल्टीप्लाई करवाना है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4.5 मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ पे सिंपल है मल्टीप्लाई करवाना, 3 5 टाइम्स कितना हो जाएगा 15, यहाँ पर 1 आ जाएगा, और 3 4 टाइम्स होता है आपको पता है 12, और 12 के ऊपर 1 है तो ये हो जाएगा 13, तो यहाँ पे आ जाएगा 13। अब डेसिमल कहाँ पे लगाएंगे, जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है इसमें डेसिमल के बाद एक डिजिट है, नीचे जो नंबर लिखा हुआ है इसमें डेसिमल के बाद कोई डिजिट है ही नहीं, यानी 0 है, कोई डिजिट नहीं है। तो 1 + 0 का मतलब क्या होता है 1। ये 1 आपको ये कह रहा है कि नीचे जो आपने वैल्यू लिखी हुई है फाइनल आंसर के तौर पे, इसमें डेसिमल के बाद एक डिजिट आना चाहिए, ऐसी जगह डेसिमल लगाएं कि उसके बाद एक डिजिट आए, ये 1 आपको ये शो कर रहा है। तो ज़ाहिर बात है डेसिमल यहाँ पे 13 के बाद लगाना पड़ेगा, तभी उसके बाद एक डिजिट आएगा जो कि 5 है, यानी 4.5 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 13.5। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 13.5, क्योंकि ये एरिया है आपके पास ट्राइंगल का, डायमेंशन सेंटीमीटर्स में गिवन थी तो एरिया स्क्वायर्स में होता है हमेशा, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये स्क्वायर यहाँ पे लगा देंगे। तो सेकंड पार्ट में जो आपके पास ट्राइंगल गिवन है उसका भी एरिया आपके पास आ गया, वो है 13.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से इन दोनों पार्ट्स को करना था। तो उम्मीद है आपको दोनों पार्ट समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।